5 अगस्त को 370 को हटाया जा रहा था, उससे पहले आपने जब पीएम मोदी से मिले, आपको पहले ही ये पता था कि शायद 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया जाए। आप पे कभी तनकीद होती कि आपको सियासत विरासत में मिली है, उसको किस तरह देखते? विरासत में मुझे क्या मिला क्या नहीं मिला, वो 22 साल के बाद मुझे इसमें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। हम लोग इलेक्शन जीत के यहाँ सियासत करते हैं, हमें दिल्ली से भेजा नहीं जाता जिस तरह आज के हुक्मरान यहाँ पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जो लोग आज बड़े बड़े गाड़ियों में और बड़े बड़े काफलों में घूमते हैं, उनमें से एक ने भी इलेक्शन नहीं जीता है। आप मुझे कोई खबर नहीं दिखा सकते। जब तक यूटी है तब तक मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करूंगा क्या? हाँ वो सही है, लेकिन मैंने 370 की बात नहीं की। वही बोल रहा हूँ। नहीं, आप मुझे गलत कोट कर रहे हैं, आप गलत कोट कर रहे हैं। अच्छा, पहले आपने 370 की बात की, अब आप यूटी पे आए। आपको लगता है कि हो सकता है 370 वापस ना आए, मुझे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना पड़े? कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहते। मुझसे ज्यादा कंट्रोवर्सी में कौन पढ़ता है ना। मेरी बदकिस्मती है कि मैं कंट्रोवर्सी से ज्यादा दूर भागता नहीं। आज आपको भाजपा जो है वो बहुत बुरी लगती है। 1999 में आपकी पार्टी ने सोच साहब को एक्सपेल किया था कि एक वोट देने के खातिर उन्होंने वाजपेयी साहब की सरकार गिराई। क्या उस टाइम भाजपा गलत नहीं? मैं बिल्कुल एक दिन भी इस बात के लिए माफी नहीं मांगूंगा कि मैंने वाजपेयी साहब के साथ काम किया, क्योंकि जब मैं मुकाबला करता हूं उस हुकूमत का और इस हुकूमत का, मैंने इस हुकूमत और इस बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाया। बताइए कोई एक चीज बताइए ना। मैं आप बताएं ना, आप बीजेपी तक हम इश्यूज पे बात करते हैं, इश्यूज पे बात करते हैं ना। मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है, ठीक, और क्या उन्होंने कभी मुस्लिमों के साथ गलत नहीं किया वाजपेयी साहब ने? बताइए कब किया? वो आपको पूछा, वो मैं आपसे पूछ रहा ना, आप बताएं ना। नीली मैसेकियर हुआ 1983 में असम में, जो असम में मैसेकियर हुआ था, नीली मैसेकियर, जिसमें 1800 मुस्लिम मारे गए, उस पे भी उनकी, वो बीजेपी ने किया। उस पे वाजपेयी साहब का आता है, उन्होंने एक भाषण दिया था वहां पे, वो कहा था कि बड़ी अफसोस की बात है कि आपको ये पता नहीं था। जब ये पता था आपको? मैंने पता था, अफसोस की बात है। उनके लीडर से सिर्फ इतना ही पूछिए, अगर हमने जम्मू कश्मीर को इतना ही तबाह किया था, वो हमारे पास क्यों आए थे हमारे एमएलए मांगने के लिए, चीफ मिनिस्टर बनने के लिए 2018-19 में? जब सत्यपाल मलिक साहब का फैक्स मशीन नहीं चला, उस वक्त कौन चीफ मिनिस्टर बनने की कोशिश कर रहे थे? यही जो आज अपनी पार्टी के लीडर हैं। अगर सारी खराबियां हम में हैं, अगर हमने ही जम्मू कश्मीर को तबाह किया था, तो उनके असूल कहां हैं? उस वक्त वो हमारे पास क्यों आए? हमारा दरवाजा क्यों खटखटा रहे हैं? एक इंटरव्यू की शॉर्ट वायरल हो रही है 7 सेकंड की, जिसमें आपने कहा कि हम कश्मीर के लिए जो है वो जम्मू के लिए नहीं है। यह सच्चाई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का बुनियादी बेस जो है वो कश्मीर की वादी है। हम जम्मू के पहाड़ियों में भी अच्छी खासी मजबूती रखते हैं, लेकिन हम जम्मू के लोगों की नुमाइंदगी करना बंद नहीं करते। हम जम्मू के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, बराबर का सलूक उनके साथ करते हैं। अब उसके बाद ऐसी भी बहस छिड़ी है कि जम्मू से कुछ आपके साथ पास नेता थे जिनका अच्छा कैडर वहां पे था, उन्होंने पार्टी क्विट की, शायद ये भी मंशा हो सकती है, आपने इसलिए बयान दिया कि तो एक आध साथी धोखा दे के चला गया हो, लेकिन तंजीम के काडर को उसका नुकसान भुगतना नहीं पड़ा है। आपने कहा कश्मीर में मेजोरिटी लोग हमें चाहते हैं, कल को आप इलेक्शन जीतते हैं, कश्मीर से मेजोरिटी ऑफ सीट्स मिलते हैं, पूरा करने के लिए क्या करेंगे आप? आपने कहा कि जब मेरी सरकार आएगी पीएसए को मैं रिपेल करूंगा। आपको लगता है कि जो पीएसए लाया गया, जो टिम्बर स्मगलिंग हो रही थी उसके लिए पीएसए लाया गया, और आज जो है जिन चीजों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, आप पे इस्तेमाल किया जा रहा है, आपको लगता है कि वो गलती थी पीएसए लाना? आपने एक बयान दिया था, गुस्से में दिया था या किसमें दिया था? ये कहा था कि हमें आने दीजिए, इनका एड्रेस यहाँ नहीं मिलेगा। वो गुस्से में दिया था कि यहाँ सही में वो करना चाहते हैं आप? ये लोग बाहर से आए, इनको यहां कोई जानता नहीं है, ओहदों पे बैठे हैं, जब तक बैठे हैं लोग इनको पहचानते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने शेर कश्मीर का जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि शेर कश्मीर का नाम SKICC पे है या स्किम्स पे है। चीफ जस्टिस ने शेर कश्मीर का जिक्र इसलिए किया क्योंकि उनकी जो लीडरशिप थी वो विजनरी लीडरशिप थी। उस विजनरी लीडरशिप को नाम बदलने से या छुट्टी कैंसिल करने से असर नहीं पड़ेगा। इससे सिर्फ उन लोगों का छोटापन दिखता है जो ये हरकतें करते हैं, वो छोटे नजर आते हैं। शेर कश्मीर की शख्सियत में कोई कमी नहीं आती। जब पीडीपी ने अलायंस किया भाजपा के साथ, तब आपने और कांग्रेस ने उनको कहा कि हम आपको सपोर्ट दे देंगे, हमें कोई जरूरत नहीं है, और उन्हें सरकार तब भी भाजपा के साथ बनाई। और मुफ्ती साहब जब गए, उन्होंने कहा कि सरकार बनाना बहुत बड़ी मजबूरी थी, वरना जम्मू कश्मीर में 47 जैसे हालात होते। क्या जो 18 में हुआ उसके बाद 47 से कम हालात हुए? मीरवाइज उमर फारूक जो है
अब मुझे बताइए कि उनका भी ये रूमर्स है, स्पेकुलेशन है, वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि वो अगर वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं, वो कश्मीर की बेहतरी हो सकती है उसमें? मोदी, राहुल गांधी या केजरीवाल, इन तीनों में से जो कौन प्राइम मिनिस्टर बन के जम्मू कश्मीर के हालात सुधार सकते हैं? जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद सियासी बड़ा फेरबदल आया और बीजेपी ने यह कहा कि आर्टिकल 370 यानी कि मास्टर स्ट्रोक था बीजेपी का, कि जो फैमिलिज्म है, जो परिवारवाद है, उसको खत्म कर दिया गया। और मेरे साथ इस टाइम है नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, बातचीत करने के लिए कि 2014 से अब तक क्या बदलाव आया जम्मू कश्मीर में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे मैंने कहा कि बीजेपी ने कहा था कि 2019 में जो हमने मास्टर स्ट्रोक लगाया, उसने हमने जो परिवारवाद है वो खत्म कर दिया। जैसे अब्दुल्ला परिवार है, मुफ्ती परिवार है, गांधी परिवार है। अब मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि जो इन्होंने कहा और जो आप पे कभी तनकीद होती कि आपको सियासत विरासत में मिली है, उसको किस तरह देखते हैं आप? और ये फिर 5 अगस्त के फैसले, मुझे ये बताइए ना, क्या ये जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा मुद्दा है? क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को और कोई परेशानी नहीं है? यहां दिन ब दिन बेरोजगारी बढ़ रही है, करप्शन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, डेवलपमेंट का कोई नामो निशान नहीं, हुकूमत का कोई नामो निशान नहीं। हमारे हुक्मरान और लोगों के दरमियान फासला जो है वो बढ़ता जा रहा है, बनिस्बत के कम होता जा रहा है। और यहां पे सवाल खानदानी पॉलिटिक्स का। जम्मू कश्मीर के लोगों को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है ना। अगर होता, हमें बहुत पहले यहां से निकाल दिया होता। हम लोग इलेक्शन जीत के यहां सियासत करते हैं, हमें दिल्ली से भेजा नहीं जाता जिस तरह आज के हुक्मरान यहां पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जो लोग आज बड़े बड़े गाड़ियों में और बड़े बड़े काफलों में घूमते हैं, उनमें से एक ने भी इलेक्शन नहीं जीता है। दिल्ली की मर्जी से यहां आए हैं और दिल्ली की मर्जी से यहां से चले जाएंगे। आपने अगर सवाल करना है तो यहाँ के लोगों के जो मुद्दे हैं उसके बारे में करिए ना। ये खानदान ये मतलब बीजेपी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, मुझे इसमें पढ़ना ही नहीं। लेकिन ये है कि भाजपा जो है, एक भाजपा है क्या चीज? नेशनल लेवल पे भाजपा ये कह रही है, आप मुंबई जाइए, महाराष्ट्र, कर्नाटक जहां इलेक्शन होते हैं, भाजपा का ये सवाल होता है जनता से कि जो 370 हटाया जम्मू कश्मीर से, क्या वो सही फैसला था या गलत फैसला? आपने भी सुना, अमित शाह बोलते हैं कि सही फैसला या गलत फैसला भाजपा इसका फैसला नहीं करेगी। मेरा सवाल अदालत में ये फैसला होगा। हम क्यों इस पे बहस कर रहे हैं ना? मेरा सवाल ये था कि क्या वो भाजपा का कहना हर मुद्दे पे, हर इलेक्शंस पे कि जम्मू कश्मीर से 370 हमने हटाया, उसके पीछे क्या है मंशा? वो आप उनसे पूछिए भाजपा की मंशा क्या है। वो मैं क्या कह सकता हूं। रही बात 370 को हटाने की, वो तो बहुत पहले से उनके मंशूर में था। एक सवाल मेरा पेंडिंग रहा, सियासत विरासत में आपको मिली है क्या? इसके पीछे, क्योंकि सवाल जो उठते हैं वो क्लियर करना बहुत, देखना, मुझे सियासत में 22 साल हो गए, मुझे कोई बात क्लियर करने की जरूरत नहीं है ना। विरासत में मुझे क्या मिला क्या नहीं मिला, वो 22 साल के बाद मुझे इस पर जवाब देने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। लोग बहुत अच्छी तरह से अब जानते हैं मैं कौन हूं, कहां पे हूं। मैंने इलेक्शन जीते हैं, हारे भी हैं। लोग मुझे अच्छी तरह से पहचानते हैं। विरासत में मुझे क्या मिला क्या नहीं मिला, वो 22 साल के बाद मुझे इस पर कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। आपने कहा कि 370 के बाद जो लोग यहाँ पे आए, बड़े बड़े गाड़ियों में घूमते हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज 370 के बाद जम्मू कश्मीर में बनी और मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टीज कश्मीर बेस्ड बनी। आपको लगता है कि उससे वो पॉलिटिकल पार्टी बनना, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस को थोड़ा सा वोट करना सकता है? अभी उसके बाद तो कोई वोट ज्यादा हुए नहीं, लेकिन अब जहां पे इलेक्शन हुए वहां पे तो हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। इलेक्शन के बाद बेशक राजभवन ने गलत तरीके इस्तेमाल किए और मैंडेट को तहस नहस किया, लेकिन अगर आप देखें बीडीसी और खासकर डीडीसी, कहां हैं ये पार्टियां? इनको अगर कोई कामयाबी मिली वो इलेक्शन के बाद राजभवन के जरिए मिली, जहां फिर खरीद फरोख्त का काम हुआ। इलेक्शन के बाद उनको कोई 2-2.5 महीने लगे इलेक्शन नोटिफाई करने में और फिर चेयरमैन के इलेक्शन कराने में। क्यों लगे इतना टाइम? इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि वो खरीद फरोख्त में लगे थे, नहीं तो इलेक्शन के फौरन बाद डीडीसी के चेयरमैन बनने चाहिए थे। जो कुछ जगहों में चेयरमैन जो है हमारी पार्टी, मतलब उस वक्त जिन पार्टियों ने अलायंस में इलेक्शन लड़ा, अगर उन पार्टियों को छोड़ के कहीं पे चेयरमैन बने
वो इसलिए बने कि क्योंकि वहां पे खरीद फरोख्त का काम हुआ। तो इन पार्टियों ने फिलहाल जहां तक मेरी नजर है कोई खास हमें इसका नुकसान जो है भुगतना नहीं पड़ा। बाकी असेंबली इलेक्शन हो जाने दीजिए, उसके बाद बात करके देखते हैं कि क्या हुआ। आपके एक इंटरव्यू की शॉर्ट वायरल हो रही है 7 सेकंड की, जिसमें आपने कहा कि हम कश्मीर के लिए जो है वो जम्मू के लिए नहीं है, हम उसको वायरल किया जा रहा है आधी शॉर्ट। उसके बाद मैंने आपका फुल वो शॉर्ट देखा, उसमें आपने कहा कि हमारा कश्मीर सेंटर किया, हमारा जम्मू में भी अच्छे शेयर्स हैं। उसको किस तरह जस्टिफाई करते हैं? जिस तरह आपने कोई जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है ना, यह सच्चाई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का बुनियादी बेस जो है वो कश्मीर की वादी है। हम जम्मू के पहाड़ियों में भी अच्छी खासी मजबूती रखते हैं, लेकिन जम्मू के प्लेन्स में जो है हमें कुछ खास मिलता नहीं है। जो मिलता है वो बोनस के जरिए मिलता है, लेकिन हम उनकी नुमाइंदगी करना छोड़ते नहीं। हम जब बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। हमने अभी जाके सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी, हमारे वकीलों ने वहां पे बात की, क्या सिर्फ कश्मीर के लिए बात की? पूरे जम्मू कश्मीर के लिए बात की। मैं 6 साल यहां वजीर आला रहा। आप मुझे एक जम्मू क्षेत्र में एक कॉन्स्टिट्यूंसी दिखाइए जहां पे हमने काम ना किया हो। हमने बराबर के मतलब नजरिए से हम इलाकों के साथ जो है डील करते हैं, लेकिन कुछ चीजें जो है वो सच्चाई है, वो हकीकत है। हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियादी ताकत जो है हमें कश्मीर की वादी से मिलता है। इससे कोई इनकार कर सकता है? आप जब से हमने इलेक्शन लड़ा है तब से आप सीटों का बंटवारा देखिए, क्या हमारी मेजोरिटी सीटें कश्मीर की वादी से नहीं आती? आती हैं। अब लेकिन हम जम्मू से इलेक्शन लड़ना बंद नहीं करते। जो हमें मिलता है हम उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम जम्मू के लोगों की नुमाइंदगी करना बंद नहीं करते। हम जम्मू के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, बराबर का सलूक उनके साथ करते हैं। अब उसके बाद ऐसी भी बहस छिड़ी है कि जम्मू से कुछ आपके साथ पास नेता थे जिनका अच्छा कैडर वहां पे था, उन्होंने पार्टी क्विट की। शायद ये भी मंशा हो सकती है, आपने इसलिए बयान दिया कि हमारे जो अच्छे वहां पे नेता थे। ये पहली बात नहीं है, पहली बार नहीं है कि हमारी पार्टी से कोई निकल के गया हो। ये तो शेर कश्मीर के वक्त से शुरू हुआ। फारूक साहब ने भी ऐसा दौर देखा। उससे कोई फर्क पड़ा? थोड़े वक्त के लिए पड़ता है, लेकिन उसके बाद पार्टी जो है दोबारा मजबूत हो जाती है। हमारी पार्टी का एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि हम सिर्फ एक फर्द के पीछे नहीं चलते। हमारा एक काडर बेस्ड पार्टी है। एक आध लीडर क्यों ना चला जाए, काडर कहीं नहीं जाता। हमारा काडर आज भी मजबूत है। तो एक आध साथी धोखा दे के चला गया हो, लेकिन तंजीम के काडर को उसका नुकसान भुगतना नहीं पड़ा है। ये भी हमने आज तक बातें सुनी कि जब 5 अगस्त को 370 को हटाया जा रहा था, उससे पहले आपने जब पीएम मोदी से मिले, आपको पहले ही ये पता था कि शायद 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया जाएगा। आप बातचीत करने आपको ये कैसे पता? दिल्ली भी गए, आप थे कमरे में? ऐसे रूमर है, स्पेकुलेशन है, तो आप रूमर्स पे क्यों जा रहे हैं ना? मैंने इस सवाल का भी जवाब बहुत बार दिया है। हमें कहीं पे भी ये इशारा नहीं था कि 370 हटेगा, कहीं पे भी नहीं। किसी ने ना हमें इशारतन कहा, ना खुले अल्फाजों में कहा कि ये होने वाला है। हम इसी तरह कमरे में बैठ के सोचने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हो सकता है। वो शायद आप भी उस वक्त कर रहे थे, शायद उस वक्त आप भी अपनी जगह थे, अपने साथियों के साथ घर में बैठ के, अपने रिश्तेदारों के साथ कहीं ना कहीं आप भी बैठ के बात कर रहे होंगे कि अब क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। क्योंकि अजीब अजीब ऑर्डर आ रहे थे उस वक्त। कोई रेलवे का ऑर्डर था कि रेलवे बंद होना चाहिए, कोई दूसरा ऑर्डर था कि यात्रा बंद होनी चाहिए। जब 1 अगस्त को मिले आप, उसके पीछे क्या रीजन था? अचानक चले गए आप या अचानक कोई नहीं गया ना, प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलना जुलना तो रहता ही है। क्या ऐसी कोई बात हुई 370 पे? उधर 370 पे बात नहीं हुई। हमने सिर्फ जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री से कहा कि कोई ऐसा कदम नहीं होना चाहिए, उठना चाहिए जिससे कि यहाँ के हालात बिगड़ जाएं। अब मुझे बताइए कि मैंने एक्स रॉ चीफ जो है अब्दुल्ला, उनका इंटरव्यू किया था। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस तब तक नहीं होंगे जब तक 24 के इलेक्शन नहीं होते, क्योंकि भाजपा शायद मजबूत हो सकती है जम्मू में और उनको अलायंस करनी पड़ी किसी पॉलिटिकल पार्टी से, और आपकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम आ रहा है। वो कहते हैं कि अगर अलायंस उन्होंने फिर से किया और वो जो उनका एजेंडा था कि हमने परिवारवाद खत्म करना है, उसके बाद वो दिल्ली को मुंह नहीं दिखा सकते। अगर वो 24 के चुनाव जीतते हैं उसके बाद वो इलेक्शन करवाएंगे, हो सकता है अलायंस करें, उसके बाद उनको 5 साल वो जो नई दिल्ली के लोग हैं, जो बाकी लोग हैं, वो भूल भी सकते हैं। क्या ये चीज सही है?
भाजपा क्या सोच रही है, इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूं? मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले क्या सोच रहे हैं। क्या आप उनसे कभी अलायंस करेंगे? किसके साथ? भाजपा के साथ। क्यों करें? क्यों करें? अगर जरूरत पड़े। हम अलायंस के लिए इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। अलायंस के लिए इलेक्शन वो लोग लड़ रहे हैं जो रोज बरोज मोदी साहब की तारीफ कर रहे हैं, जो G20 पे थकते नहीं है ट्वीट करने पे कि कितना शानदार हुआ। अलायंस की तैयारी वो लोग कर रहे हैं ना, हम कोई अलायंस की तैयारी नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें वोट दें और हम अपने बलबूते पे जो है हुकूमत बनाएं। आपने कहा कश्मीर में मेजोरिटी लोग हमें चाहते हैं, कल को आप इलेक्शन जीतते हैं, कश्मीर से मेजोरिटी ऑफ सीट्स मिलती हैं, पूरा करने के लिए क्या करेंगे आप फिर? हमें अभी भी नहीं लगता ना कि अधूरा होगा, नहीं लगता हमें इतने नंबर आ जाएंगे तो पूरा करेंगे आप? हम पूरा कर लेंगे, हमें किसी के मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक पार्टी है जो अपनी पार्टी है जो आप पे हमेशा तनकीद करती है कि ये जो शेख अब्दुल्ला साहब हैं, फारूदुल्ला साहब हैं, उमरदुल्ला साहब हैं, इन्होंने कश्मीर को तबाह कर दिया। ऐसा क्या है कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी बनी लेकिन यही अपनी पार्टी आप पे बार बार तनकीद करती है? इनके लीडर से सिर्फ इतना ही पूछिए, अगर हमने जम्मू कश्मीर को इतना ही तबाह किया था, वो हमारे पास क्यों आए थे हमारे एमएलए मांगने के लिए, चीफ मिनिस्टर बनने के लिए 2018-19 में? आए थे ना, हमसे लेटर ऑफ सपोर्ट लिया था। जब सत्यपाल मलिक साहब का फैक्स मशीन नहीं चला, उस वक्त कौन चीफ मिनिस्टर बनने की कोशिश कर रहे थे? यही जो आज अपनी पार्टी के लीडर हैं। अगर सारी खराबियां हम में हैं, अगर हमने ही जम्मू कश्मीर को तबाह किया था, तो उनके असूल कहां हैं? उस वक्त वो हमारे पास क्यों आए? हमारा दरवाजा क्यों खटखटा रहे थे? तो कहना चाहिए था ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हैं, इन्होंने सारी तबाही की है, मैं इनके बलबूते पे जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार नहीं हूं। आपने सपोर्ट से मना क्यों किया? मैंने कहां मना किया? हम तो देने के लिए तैयार थे। अब इसी को लेकर एक सवाल, हमने कब मना किया? एक सवाल इसी को लेके है कि जब अलायंस की पीडीपी और भाजपा ने, ठीक, तब एनसीएम और कांग्रेस ने कहा कि हम आपको सपोर्ट देंगे, भाजपा से हाथ नहीं मिलाइए। बिल्कुल। और मुफ्ती साहब ने कहा कि भाजपा से हाथ मिलाना जरूरी है वरना 47 जैसे हालात होंगे जम्मू कश्मीर के। शायद कहा। क्या आपको लगता है कि 18 में जो हुआ, उसके बाद 19 में जो हुआ, वो उससे कम हालात थे? क्योंकि 47 में कितने लोग मरे उसका शायद आपको अंदाजा नहीं है। मैं भी उस वक्त जिंदा नहीं था, लेकिन लोगों से बात जरूर करता हूं। लेकिन ये फैसला अच्छा था अलायंस का? नहीं, वो छोड़िए, मुझे इस पर पढ़ना नहीं है। आपने हालात के बारे में पूछा, आपने मुझे सिर्फ इतना पूछा कि क्या 18 में मुझे बात खत्म करने दीजिए। आपने सिर्फ इतना कहा कि क्या 18 में 47 जैसे हालात बने, और मैंने कहा नहीं, क्योंकि 47 में लोग मरे, 18 में नहीं मरे। सवाल ये भी था कि अगर आप इसे करते तो शायद ये वाले हालात ही बनते जो आज। मैं नहीं कह सकता ना, शायद, अगर, मगर, कौन कह सकता है? आप कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहते? कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहते? मुझसे ज्यादा कंट्रोवर्सी में कौन पढ़ता है ना। मेरी बदकिस्मती है कि मैं कंट्रोवर्सी से ज्यादा दूर भागता नहीं। अब मुझे ये बताइए कि कल ही लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यूपी में एक एड्रेस कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि जब तक मैं जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का अटूट अंग नहीं बनाता तब तक यूपी वापस नहीं जाऊंगा। तो भी नहीं है। तो क्या आपको लगता है? कितने अफसोस की बात, अगर हम जैसे लोगों ने ये बात की होती, हमारे पुतले जल रहे होते। तो हम अभी मान के चले कि अभी जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग नहीं है, तो फिर क्या कमजोरी है? बताएं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, जरा वाजिया तौर हमें बताएं कि कमजोरी कहां पर है, खामी कहां पर है। इतना सारा कुछ करने के बाद 5 अगस्त 2019 को करने का मकसद क्या था? जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से हिंदुस्तान का एक हिस्सा बनाना, जो ये बीजेपी वाले कहते हैं। तब से लेके अभी तक कितने साल हुए? 4 साल। 2019, आज 2023, 4 साल। अभी भी हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का पूरा हिस्सा नहीं समझते। तो फिर ये बीजेपी, मरकज की हुकूमत और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की सबसे बड़ी नाकामी है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को न सिर्फ अपनी पार्टी को, मतलब बीजेपी को, बल्कि पूरे मुल्क को समझाना चाहिए कि जम्मू कश्मीर को वो हिंदुस्तान का पूरा हिस्सा क्यों नहीं समझते और कमी कहां पर है। अब मुझे बताइए कि 5 अगस्त के बाद बहुत सारी पॉलिसीज आई, रूल्स आए, जिनको हमेशा डिमांड किया जम्मू के लोगों ने भी,
इन पॉलिसीज को रोल बैक किया जाए, एंटी पीपल पॉलिसीज हैं। जिस तरह अभी 5 मरला जो जमीन दे रहे थे जो बेघर लोग थे उनके लिए, अभी आपने भी उनको क्रिटिसाइज किया उस चीज पे कि ये लोग बाहर के लोगों को लाना चाहते हैं, वोट बैंक बढ़ाना चाहते हैं। उसके बाद जो गवर्नर ने बोला कि जो जिनके पास डोमिसाइल होगा वो लोग यहाँ के हकदार बन सकते हैं। डोमिसाइल तो बहुत सारे बाहर के लोगों ने भी हासिल की। क्या आपको लगता है कि ये वही पॉलिसी है जो वोट बैंक को बढ़ाने की? वोट बैंक को बढ़ाने की इन्होंने जरूर कोशिश की, लेकिन जाहिर सी बात है इसमें कोई ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं की, इसीलिए तो इलेक्शन से भाग रहे हैं। अगर उन्होंने वोट बैंक अपना सही किया होता तो अभी तक इलेक्शन हो गए होते। वो इलेक्शन से भागने का काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको वोट बैंक उनका वोट बैंक बना ही नहीं। बाकी रही बात इन कानूनों की, सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला करने दीजिए, उसके बाद देखते हैं ना क्या चीज कहां रहती है, कौन सा इनका कानून रहता है, कौन सा हट जाता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने दीजिए। आपने एक बयान दिया था, गुस्से में दिया था या किस में दिया था? ये कहा था कि हमें आने दीजिए, इनका एड्रेस यहाँ नहीं मिलेगा। वो गुस्से में दिया था कि यहाँ सही में वो करना चाहते हैं आप? ये लोग बाहर से आए, इनको यहाँ कोई जानता नहीं है, ओहदों पे बैठे हैं, जब तक बैठे हैं लोग इनको पहचानते हैं। जिस दिन ओहदों से हट जाएंगे कोई इनको दोबारा पहचानेगा नहीं। इसमें कौन सी नई बात है? ये बाहर के लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोग इनको जानते नहीं है। जब यहां से चले जाएंगे कोई इनको याद भी नहीं करेगा। इसमें गुस्से वाली कौन सी बात है? ये सच्चाई है। आप ऐसा करेंगे? ऐसा करेंगे आप? मैंने क्या करना है? जब आपकी मुझे इसमें क्या कहना है? मैं लोगों की याददाश्त को ना बढ़ा सकता हूं ना घटा सकता हूं। अच्छा, मुझे बताइए कि 370 का जो मैटर है वो सब जुडिस है? सब जुडिस नहीं है। देखिए अभी फैसला आने वाला है, तो बात हम करेंगे। आपने बात की थी कि अगर मैं इलेक्शन लड़ूंगा जम्मू कश्मीर में 370 वापस आना चाहिए, रियासत का दर्जा बहाल होना चाहिए। आपने कहा तभी मैं इलेक्शन जम्मू कश्मीर में। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। आपने कहा हुआ 2020 की मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। आपने ये कहा था कि तब तक मैं इलेक्शन में हिस्सा नहीं। बिल्कुल नहीं ना, मैंने ऐसी कोई बात नहीं। मैंने सिर्फ ये कहा कि मैं फिलहाल जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं इन हालात में इलेक्शन नहीं लड़ने के बाद में खबर भी दिखा सकता हूं आपको। इसके बाद में वो खबर आपको दिखा सकता हूं। आप मुझे कोई खबर नहीं दिखा सकते। जब तक यूटी है तब तक मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करूंगा। क्या? हाँ, वो सही है, लेकिन मैंने 370 की बात नहीं की। वही बोल रहा हूँ। नहीं, आप मुझे गलत कोट कर रहे हैं। आप गलत कोट कर रहे हैं। अच्छा, पहले आपने 370 की बात की, अब आप यूटी पे आए। आपको लगता है कि हो सकता है 370 वापस ना आए, मुझे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना पड़ेगा? फिर आपको लगता है कि हो सकता है 370 वापस ना आए? मुझे कोई इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। मैं अपनी मर्जी से इलेक्शन लड़ूंगा या ना लड़ूंगा, ये मेरा जाती फैसला। लेकिन ये है कि जब तक यूटी रहेगी तब तक इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं। यूटी में तो मैं कभी इलेक्शन लड़ूंगा नहीं। अगर 370 वापस नहीं आता है, अगर 370 रिवोक नहीं होता, मैं वो हार मानने के लिए तैयार नहीं हूं। हम अभी सुप्रीम कोर्ट में लड़के आए हैं और मुझे लगता है कि हमने बहुत अच्छा वहां पे जो है अपनी लड़ाई लड़ी। फैसला सुप्रीम कोर्ट का आने दीजिए। आपने कहा कि जब मेरी सरकार आएगी पीएसए को मैं रिपेल करूंगा। आपको लगता है कि जो पीएसए लाया गया, जो टिम्बर स्मगलिंग हो रही थी उसके लिए पीएसए लाया गया, और आज जो है जिन चीजों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, आप पे इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि वो गलती थी पीएसए लाना? नहीं ना, उस वक्त के हालात शायद ऐसे थे कि उस तरह के कानून की जरूरत है। अब नहीं है। कानून अपने आप में गलत नहीं होता है, कानून का इस्तेमाल गलत होता है। जिस तरह उस कानून को इस्तेमाल किया गया वो गलत है। हमने उस कानून को थोड़ा नरम करने की कोशिश की थी। जब मैं चीफ मिनिस्टर था, सागर साहब लॉ मिनिस्टर थे, हमने काफी उसमें बदलाव लाया, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि उस कानून को हटाने की जरूरत है। मेरे लिए शायद सबसे बड़ी बात यह रही कि अल्लाह का शुक्र है किसी ना किसी वजह मैंने ये बात तब की जबकि मेरे ऊपर ये कानून लगा नहीं था। नहीं तो लोग कहते कि देखो जी खुद पीएसए में लगा तो उसके बाद बात कर रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने ये बात 2018 से करनी शुरू की, तो मेरे ऊपर ये उंगली नहीं उठाई जा सकती है कि सिर्फ क्योंकि मेरे ऊपर या मेरे वालिद साहब के ऊपर लगा तभी मैं ये बात कर रहा हूं। इसको हटाने की बात मैंने तब की जबकि मुझे उस वक्त कोई मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि शायद ये कानून मेरे खिलाफ इस्तेमाल होगा। लेकिन जिस रियासत में आपने राज किया है, आप उससे चीफ मिनिस्टर रहे हैं, आपको उसी जगह बंद करना उसको किस तरह समझते हैं? क्या कभी सोचा था आपने इस तरह होगा? कौन सोचता है ना,
कल को आप बंद हो जाओगे, आप कभी सोचोगे कि मैं बंद हो जाऊंगा? यहाँ पता ही नहीं चलता ना। कैसा लग रहा है? आप गवर्नमेंट को नाराज करोगे, दूसरे दिन अंदर हो जाओगे। यहाँ किसी को पता ही नहीं चलता ना क्या होने जा रहा है। गवर्नमेंट हमारे से नाराज थी, बंद कर दिया। इंडिया वर्सेस भारत जो अभी कंट्रोवर्सी चल रही है, उस पर तो आपने बहुत सारे जवाब दिए, लेकिन अब सवाल ये है कि अभी जो रूमर मेरे नजर में कोई इंडिया वर्सेस भारत है ही नहीं। नहीं, सवाल ये है कि वो रिनेमिंग चल रही है। सवाल सुनिए ना, सवाल ये है कि भारत, जो उन्होंने कहा कि अभी भारत ही रहेगा। अभी कुछ लोग ये भी कहते हैं, एक्सपर्ट्स, की अभी ये इनकी शुरुआत है, इन्होंने अखंड भारत लगाना। भारत तो इन्होंने पहले लगा दिया, अब अखंड की जरूरत है। लगाए आप, इससे पहले भी वो अखंड भारत की बात करते आए। कौन सी नई बात है? क्या लगता है फर्स्ट स्टेप ये है? फर्स्ट स्टेप किस चीज का? अखंड भारत करने का। भारत तो रख दिया, अब लोग बोल रहे हैं अखंड जोड़ना है इसको। मैं फिर ये बात दोहराऊंगा, बीजेपी के दिमाग में क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या करने जा रहे हैं, उसका जवाब मैं नहीं दे सकता ना। अब आपको कभी ना कभी, अगर आपको टाइम मिले, तो बीजेपी के आला जो हाई कमांड है, उनसे आप इंटरव्यू में ये सवाल करिए। जहां तक रही बात भारत या इंडिया की, मैं इसमें कोई फर्क नहीं देखता हूं। अगर आप आईन पढ़ें तो शुरू में ही लिखा है, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। जब वहां पे लिखा है इंडिया दैट इज भारत, मतलब इंडिया भारत एक ही है। आप भारत कहें, आप इंडिया कहें, फर्क क्या है? फर्क है नहीं। मेरे नजर में तो कोई फर्क नहीं है। अब मुल्क एक है, लोग वही है, सोच वही है, नाम। अभी पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन आ रहा है। आमतौर पे ये होता है, जब स्पेशल सेशन लगता है या लगाया जाता है, उसका एजेंडा पहले डिस्कस किया जाता है या एजेंडा दिया जाता है सबको कि ये स्पेशल सेशन लगने वाला है। स्पेशल सेशन भी आ रहा है और नेशनल टीवीज में इस तरह लग रहा है कि क्या खेलेंगे मोदी अगला स्ट्रोक स्पेशल सेशन में। क्या आपको लगता है कि ये खबरों के लिए, ये मतलब न्यूज में रहने के लिए, या फिर अपने जो लोग हैं जनता को भावुक करने के लिए ये चीजें खेली जाती हैं? सवाल ये है कि नहीं, सवाल पूरा सुनिए। सवाल ये है कि अगर ये कुछ कानून पास करना चाहते हैं, जब मॉनसून सेशन हुआ बहुत सारी चीजें होनी थी डिस्कस, लेकिन हुई नहीं वहां पे। अब स्पेशल सेशन लगाने की क्या जरूरत है? क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा कानून ये ला सकते हैं जो पिछले सेशन में? मुझे ये बताइए ना, इस मुल्क में कोई दूसरा बंदा ऐसा है जो आपको ये कह सके कि मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री के जहन में क्या है? मुझे आज तक कोई ऐसा नहीं मिला जो मुझे ये कह सके कि ना मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री क्या सोच रहे हैं। जब मुझे पूरे मुल्क में कोई ऐसा बंदा नहीं मिला, तो मैं कौन, क्या नाचीज हूं जो आपको ये कह सके ना प्रधानमंत्री ये सोच रहे हैं? अब क्या मकसद है स्पेशल सेशन, क्या वहां पे क्या करने जा रहे हैं? मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर के अलावा किसी को इस बात की खबर नहीं है। अब मैं अपने तरफ से ये कह सकता हूं कि मुझे लगता है कि इसमें कुछ खास नहीं होगा। हम खामखा ये सोच रहे हैं कि इसमें यूसीसी होगा, इसमें रिजर्वेशन होगा, इसमें नाम बदला जाएगा मुल्क का। मुझे लगता है इसमें दो चीजों पर बहस होगी। एक G20 पे हुकूमत की तारीफ होगी और एक चांद पे चंद्रयान भेजने की तारीफ होगी। तीसरा इसमें कुछ नहीं होगा। ये 5 दिन हम यही करेंगे। प्रधानमंत्री, बीजेपी, एनडीए ये G20 पे हुकूमत की तारीफ करेंगे, ये चंद्रयान पे हुकूमत की तारीफ करेंगे, और उसके बाद सेशन खत्म। जिस हमने चंद्रयान की बात की, पहले कोई भी चीज अगर होती थी, अगर हिंदुस्तान उसमें कामयाब होता था, उस पर कोई नाम रखा जाता था। लेकिन आज जो भी चीज होती है हिंदुस्तान में, अगर हिंदुस्तान कामयाब हुआ, उसका हमेशा एक कम्युनिटी की निकाले हुए नाम रखे जाते हैं। इसको किस तरह देखते हैं आप? जैसे चंद्रयान सक्सेसफुल हुआ, शिव शक्ति पॉइंट बना दिया वहां पे। जैसे चंद्रयान सक्सेसफुल हुआ, लॉन्च हुआ, उसको शिव शक्ति पॉइंट नाम रखा गया। शिव शक्ति कहां पे? चंद्रयान। ठीक है ना, हुकूमत में रहने का यही तो फायदा है। आप नाम अपनी मर्जी से रखते हो, लेकिन नाम बदलाए भी जाते हैं। जिस तरह गुजरात में अहमदाबाद में स्टेडियम का नाम बदला, पहले किस नाम से जाना जाता था, आज किस नाम से जाना जाता है। तीन मूर्ति के पास जहां पंडित नेहरू साहब रहते थे, पहले किस नाम से जाना जाता था, आज किस नाम से जाना जाता है। जिस ट्रस्ट या म्यूजियम का नाम पंडित नेहरू से जोड़ दिया गया था, आज किस नाम से जोड़ा गया है वो जानते हो। कल को कोई और हुकूमत आए,
वो चांद पे नाम बदलना चाहे, वहां किसने बोर्ड लगाया ना, किसने रिबन काटा? वहां कोई संग दुनिया देखा आपने? मुझे तो नहीं दिखा। अब शायद चंद्रयान ने अगर चोरी छुपे वहां पे कोई पत्थर लगाया हो, तो अभी तक तो हमें उसकी खबर नहीं है। जिस दिन ये भाजपा वाले जाके वहां पत्थर लगाए, रिबन काटे, उस दिन बात करेंगे ना। शेर कश्मीर का नाम भी बदला गया। कहां पे? यहाँ पे शेर कश्मीर का नाम हटाया गया। कहां से? SKCC से न, शेर का नाम हटाया गया। मैं तो रोज वहां से गुजरता हूं। मैंने जो तो खबरें आई वो क्या था? फिर जो खबरें हमने सुनी वो क्या था? आप बेहतर जानते हैं ना, आप तो मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, मैं कहां रखता हूं। जहां तक मैं जानता हूं, मैं वहां से गुजरता हूं, मैं तो नाम तो बोर्ड पे तो मैंने SKCC देखा। SKCC शेर का जो है ना, वो शेर हटा दिया। तो एस की जगह क्या KICC रखा? तो एस की जगह क्या रखा? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर। लेकिन जो बोर्ड पे एस है उसका क्या हुआ? मैं तो कल ही वहां से गुजरा, मैंने तो अभी एस देखा वहां पे। ये चीजें क्यों की जा रही हैं? फिर कभी शेर कश्मीर का शेर हटाया जाए, कभी उनकी छुट्टी। देखिए आप, छुट्टी हटाने से, नाम बदलने से, कोई इनिशियल हटाने से किसी की शख्सियत कम नहीं होती। शेर कश्मीर आज इसलिए याद नहीं है क्योंकि किसी बिल्डिंग पे उनका नाम है। शेर कश्मीर इसलिए याद है क्योंकि उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए कुछ किया, चाहे वो लैंड टू टिलर हो, चाहे वो SKICC हो, चाहे वो स्किम्स हो, चाहे वो फ्री एजुकेशन हो। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो शेर कश्मीर ने उस वक्त किए, जिनका आज हम फायदा ले रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने शेर कश्मीर का जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि शेर कश्मीर का नाम SKICC पे है या स्किम्स पे है। चीफ जस्टिस ने शेर कश्मीर का जिक्र इसलिए किया क्योंकि उनकी जो लीडरशिप थी वो विजनरी लीडरशिप थी। उस विजनरी लीडरशिप को नाम बदलने से या छुट्टी कैंसिल करने से असर नहीं पड़ेगा। इससे सिर्फ उन लोगों का छोटापन दिखता है जो ये हरकतें करते हैं, वो छोटे नजर आते हैं। शेर कश्मीर की शख्सियत में कोई कमी नहीं आती। 5 अगस्त के बाद जो फैसले लिए गए, जो आपको लगता कि वो गलत फैसले थे, अगर आपको कभी आपकी सरकार आती, क्या उनको वापस? बिल्कुल लिया जाएगा, बिल्कुल उन सबको रिव्यू किया जाएगा। अब एक सवाल है कि आप आज आपको भाजपा जो है वो बहुत बुरी लगती है। 1999 में आपकी पार्टी ने सोच साहब को एक्सपेल किया था कि एक वोट देने के खातिर उन्होंने वाजपेयी साहब की सरकार गिराई। क्या उस टाइम भाजपा गलत नहीं थी? किस बात पे गलत थी? क्या किया था उन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ गलत? बताएं क्या किया? मुझे बताया ना, वाजपेयी साहब ने जम्मू कश्मीर के साथ क्या गलत किया? बताइए, कोई एक चीज बताइए ना। आप बताएं ना, आप बीजेपी से जम्मू कश्मीर हम इश्यूज पे बात करते हैं, इश्यूज पे बात जम्मू करते हैं कश्मीर मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है, ठीक। और क्या उन्होंने कभी मुस्लिमों के साथ गलत नहीं किया वाजपेयी साहब ने? बताइए कब किया? वो आपको पूछा, वो मैं आपसे पूछ रहा ना, आप बताएं ना। नीली मैसेकियर हुआ 1983 में असम में। जो असम में मैसेकियर हुआ था, नीली मैसेकियर, जिसमें 1800 मुस्लिम मारे गए, उस पे भी उनकी, वो बीजेपी ने किया। उस पे वाजपेयी साहब कहा था, उन्होंने एक भाषण दिया था वहां पे, वो कहा था कि बड़ी अफसोस की बात है। क्या आपको ये पता नहीं था? जब ये पता था आपको? मैंने पता था, अफसोस की बात है, नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं वाजपेयी साहब को जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए समर्थन दे रहा था। वाजपेयी साहब, यहां कोई भी लीडर इस मुल्क का दूध का धुला हुआ नहीं है। कांग्रेस ने कम हरकतें की? क्या कांग्रेस का रोल बड़ा बेहतरीन रोल रहा है? अगर उनका रोल दूध का धुलवा नहीं है, तो फिर उनके साथ अलायंस करने पे आप सवाल क्यों नहीं करते हो? मैं बीजेपी को या बीजेपी की लीडरशिप को किसी भी चीज पर क्लीन चिट नहीं देता हूं, लेकिन जहां पे आप वाजपेयी साहब की बात कर रहे हो, मैं जम्मू कश्मीर के संदर्भ में आपसे ये पूछ रहा हूं कि वाजपेयी साहब ने एज प्राइम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के साथ क्या गलत किया? क्या आपको इस बीजेपी और उस बीजेपी में फर्क नजर नहीं आता? क्या आज है कोई बीजेपी में तैयार बात करने के लिए इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत पे? क्या मुजफ्फराबाद रोड खोलने पे कोई बीजेपी का लीडर तैयार है बात करने पे? क्या सरहद पार दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए कोई बीजेपी का लीडर तैयार है? क्या कोई बीजेपी का लीडर तैयार है यहां
करना केरन या मथिल जाके वहां कहें कि हम दोस्त बदला सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदला सकते, और इसलिए बातचीत का सिलसिला जारी रखना ये हमारी मजबूरी है और हमें ये करना चाहिए। कोई है आज बीजेपी में उस तरह का लीडर? मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मैंने एनडीए में उस वक्त हिस्सा लिया। मैं बिल्कुल एक दिन भी इस बात के लिए माफी नहीं मांगूंगा कि मैंने वाजपेयी साहब के साथ काम किया, क्योंकि जब मैं मुकाबला करता हूं उस हुकूमत का और इस हुकूमत का, मैंने इस हुकूमत और इस बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाया कुछ लोगों की तरह। मैंने उस वक्त बीजेपी और एनडीए के साथ हाथ मिलाया जिसने जम्मू कश्मीर के लिए कुछ बेहतर ही सोचा था। अब मुझे बताइए, एक आखिरी 2 सवाल है, फिर उसके बाद कुछ पर्सनल सवाल आपके लिए हैं। मीरवाइज उमर फारूक जो है, अब मुझे बताइए कि उनका भी ये रूमर्स है, स्पेकुलेशन है, वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि वो अगर वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं, वो कश्मीर की बेहतरी हो सकती है उसमें? मीरवाइज साहब क्या करेंगे वो मुझे नहीं मालूम। बेहतरी हो सकती है अगर वो, मीरवाइज साहब कोई भी रोल अदा करें उसमें बेहतरी होगी। आखिरकार एक मजहबी लीडर है, जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े मजहबी लीडरों में अगर आप एक दो के भी नाम लें तो शायद सबसे ऊपर उनका ही नाम होना चाहिए। वो जो भी बेहतर जम्मू कश्मीर के लिए रोल अदा करना चाहते हैं, चाहे सोशल रोल हो, चाहे पॉलिटिकल रोल हो, जिसमें खून खराबा ना हो, जिसमें लोगों को तकलीफ ना हो, जिसमें फसाद ना हो, उससे जम्मू कश्मीर को फायदा नहीं होगा तो क्या होगा? हम तो चाहते हैं कि मीरवाइज साहब बाहर आए और एक पॉजिटिव रोल अदा करें। अब मैं मीरवाइज साहब को तकलीफ में नहीं डालना चाहता हूं ये कहते हुए कि वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए, क्योंकि यहां कुछ लोग आज भी हैं जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से नफरत करते हैं, और मीरवाइज साहब को मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ने से मैं उनको खतरे में नहीं डालना चाहता हूं। उनके खानदान में पहले ही बहुत भुगता है अफवाहों के बुनियाद पे, लेकिन मीरवाइज साहब बाहर आए और एक ऐसा रोल अदा करें जिससे कि जम्मू कश्मीर में अमन बना रहे, जम्मू कश्मीर में नशा और ड्रग्स के खिलाफ वो अपनी आवाज जो है वो बुलंद करे, जम्मू कश्मीर में अमन कायम रखने के लिए और दोस्ती बनाए रखने के लिए वो अपनी आवाज बुलंद करे। इससे एतराज किसको हो सकता है? मोदी, राहुल गांधी या केजरीवाल, इन तीनों में से जो कौन प्राइम मिनिस्टर बनके जम्मू कश्मीर के हालात सुधार सकते हैं? मोदी साहब को तो हमने आजमाया है, कोई ज्यादा हमें बेहतरी तो दिखती नहीं है, और आपने खुद कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को आज भी नहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर जो है वो इस मुल्क का पूरा हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं इसमें मोदी साहब की हुकूमत की भी फेलियर फिर सामने आ जाती है। रही बात राहुल गांधी की या अरविंद केजरीवाल की, मुल्क के लोग फैसला करें, उसके बाद हम आजमाएंगे। आपके हिसाब से सही कौन है ऑप्शन? किस चीज में प्राइम मिनिस्टर बनके आप सुधार सकता है? केजरीवाल ने भी कोई खास हमारे साथ दोस्ती तो रखी नहीं। मैं इतनी जल्दी केजरीवाल साहब के 2019 के रोल को भूलने के लिए तैयार नहीं हूं। उनको बहुत कुछ करना पड़ेगा अपने हिसाब किताब को थोड़ा बैलेंस करने के लिए। जिस तरह 2019 में उन्होंने बढ़ चढ़ के हमारी तकलीफों को मतलब उसके लिए बीजेपी को मुबारकबाद दी, और जिस तरह कहा कि जम्मू कश्मीर का 370 हटना ये एक बहुत कामयाब कदम है, ये हम इतनी जल्दी भूलेंगे नहीं। कम से कम राहुल गांधी ने जब कभी बात की तो जम्मू कश्मीर के हक की बात की या खामोश रहे, हमारा नुकसान नहीं किया। केजरीवाल साहब ने तो फिलहाल काफी नुकसान किया है, उसी को दुरुस्त करें तो फिर आगे बात करेंगे। अब 2-4 सवाल है जो नॉन पॉलिटिकल हैं। अब मुझे बताइए कि आपने पढ़ाई के बाद आईटीसी में जॉब की है, क्या आपको लगता था कि मैं पढ़ाई करके सियासत में जाऊंगा? अब मुझे सियासत में आए हुए 22 साल नहीं, मतलब लगता था, मैं छोड़ गया, मैं भूल गया जॉब ना। अब किसको याद नहीं, मतलब लगता था आपको बुढ़ापे में जब आप पढ़ रहे थे, आपको लग रहा था कि मैं सियासत में जाऊंगा? कहीं ना कहीं तो वो कीड़ा था दिमाग में, कितना बड़ा कीड़ा था कितना छोटा था उसमें मैं अभी क्या कह सकता हूँ, लेकिन था। अगर कीड़ा नहीं होता उस वक्त तो कौन आता सियासत में।
आज आप आपके पास इतना प्रोटोकॉल है, कभी मन करता है कि यार जैसे सब दोस्त यार घूमते हैं, अल्लाह का शुक्र है बहुत अकेले कम है। अकेले जाके घूमते हैं यार, बहुत कम है। तो इस protocol- हुकूमत ने मेरे ऊपर बहुत मेहरबानी की, बहुत कम किया सिक्योरिटी। मैं कई जगह ऐसे घूमता हूं कि किसी को पता ही नहीं चलता। आप निकल जाते हैं कभी, अरे ना, घर के बाहर कोई है ही नहीं, जैसे आपके फादर साहब पे बड़ी बार सुना आपने, वो बाइक लेके निकल जाते थे, वो आपको पता ही नहीं चलेगा ना मैं कहाँ घूम रहा होता हूँ। इन्होंने, मैं वही कह रहा हूँ, इन्होंने मेरे ऊपर बहुत यहाँ मेहरबानी घूमते की। कि कहीं पे भी। इंडिया से बाहर? मैंने इंडिया के अंदर घूमता हूँ ना, अब इनको पता ही नहीं चलता। जब इन्होंने बंदे नहीं रखे तो मैं बड़े आराम से निकलता हूँ, आपको भी पता नहीं चलेगा। कहाँ जाता हूँ मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि फिर आप कैमरा लेके खड़े हो जाओगे, लेकिन निकलता हूँ। फिर बाद में सीआईडी वाले आके पूछते हैं आप कहाँ गए थे, हमें डायरी में लिखना है, जरा बताओ। मैं जाता हूँ एक जगह, नाम देता हूँ दूसरी जगह ना। जो आपकी सिक्योरिटी होती है, जो सिक्योरिटी आपकी होती है, उसको पता, वो कभी होती है कभी नहीं होती। उनके बिना बताए मैं उनको बताऊं क्यों, जब है ही नहीं तो उनकी बताऊं नौकरी चली क्यों? जाएगी, कल को उनकी नौकरी जा सकती है। वो तो गवर्नमेंट का ना, जब कम किया तो फिर मैं थोड़े ना उन पे एहसान रखूंगा। अब मुझे बताइए, जैसे हम लोग हैं, हमें हमारे बड़े शौक हैं सियासत के अलावा, जब हम ये मीडिया वाला काम छोड़ते हैं, हम भी निकल जाते हैं, आपको क्या मन करता है कि मतलब अगर कोई दिन आपको फ्री मिले, क्या करने का मन करता है, कहाँ अब जाने हमारा का मन काम करता है? 24 घंटे का होता है। सियासत, हम सोते हुए भी सियासत करते हैं, उसके अलावा ख्वाब में भी सियासत। जब सियासतदानों का काम ही है 24/7 उसके अलावा कुछ नहीं? ना, हम सियासत पे ही। जम्मू कश्मीर के हालात किस तरह सुधरें, जम्मू कश्मीर में बेहतरी किस तरह लाएं, जम्मू कश्मीर के साथ जो साजिशें रचाई जा रही हैं उनको किस तरह नाकामयाब करें, हम क्या लोगों को लेके आए जिससे लोगों की तकलीफें कम हो, हमारा ज्यादा ध्यान इसी पे होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला। बहुत सारी बातचीत की, क्या उनने जवाब दिए, इन पे कुछ एलिगेशंस थे या कुछ ऐसे र्यूमर स्पेकुलेशंस थे, उनके भी उन्होंने जवाब क्लियर किया। आप किस हद तक सहमत है और आपकी क्या कुछ राय है नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेके, उमर अब्दुल्ला को लेके, आप कमेंट सेशन में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।